हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 10th, ठीक है, NCERT से, ठीक है, जो बेस्ड है हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में उस पर, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। तो अब हम करेंगे चैप्टर 3, ठीक है। इसका करेंगे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम करेंगे आगे की एक्सरसाइज। तो चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज और ऐड हो गई है, क्या? पेयर, ठीक। पहले सिर्फ हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, अभी क्या ऐड कर दिया हमने यहाँ पे? पेयर, ठीक। पहले सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन होती थी, अब एक टाइम पे दो होंगी। सबसे पहली चीज, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? टू वेरिएबल। वहां पे हमारे दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स होगा और एक वाई होगा, ठीक है। या u और v भी हो सकता है, a और b भी हो सकता है, यानी किसी भी टाइप से वहां पे कितने होंगे वेरिएबल? दो वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, इसको पढ़ ले रहे हैं। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी एक इक्वेशन जिसको हम इस वाले फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, जिसमें a b जो वो दोनों क्या है हमारे? जीरो नहीं है, दोनों हमारे जीरो नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। किसमें? दो वेरिएबल में। वेरिएबल कौन है? एक्स है और वाई है। ए बी और सी क्या है हमारे? इंटीजर्स होंगे, जहां पे ए हमारा कोफिशिएंट है एक्स का और बी कोफिशिएंट है हमारा वाई का, ठीक है। और जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो हमेशा कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब हमें दो लाइन दे रखे, उनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे समझेंगे। एक हमें दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जिसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं, जिसमें a1 x का है कोफिशिएंट, b1 y का है और c1 हमारा कांस्टेंट है, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए। सेकंड वाली इक्वेशन के लिए a2 हमारा x का कोफिशिएंट है, b2 हमारा y का कोफिशिएंट है और c2 हमारा कांस्टेंट है सेकंड वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो दो लाइन हमें दे रखी है, तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कौन कौन सी? पहली, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, ठीक है, एक ही पॉइंट पे करेंगी। दूसरा, या तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, कैसी होंगी? पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या बनती है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, देखो पहली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दूसरी एक दूसरे के पैरेलल चली जाएंगी और तीसरी क्या है? एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ऐसी वाली कंडीशन में हमारे पास ये कुछ कंडीशंस बनती हैं। जब फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी बनेगी, कौन सी वाली? कि वे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो इंटरसेक्ट वाली केस में क्या होगा? हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेकंड वाली कंडीशन, जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल जाएंगी, तो वहां पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन, जब वो कोलिनियर यानी एक दूसरे के ऊपर होके जाएंगी, तो वहां पे क्या बनेगा? हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे, जहां पर हम सॉल्यूशंस को कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक। अच्छा, फर्स्ट वाली कंडीशन, जब हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें क्या होता है? ये दोनों का रेशो a1 a2 और b1 b2 का रेशो कभी भी बराबर नहीं आएगा। किस वाली केस में? जब यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्ट होगा, ठीक। दूसरा, जब वो पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल वाले केस में क्या होगा? जो हमारा इनका रेशो है वो हमारे कांस्टेंट के रेशो के बराबर नहीं आएगा। थर्ड, जब वो हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा यानी कि कोलिनियर होगा, उस वाले केस में हमारा क्या होगा? कि तीनों आपस में रेशो क्या करेंगे? बराबर हो जाएंगे।
अब बात करते हैं हम कंसिस्टेंट की और इनकंसिस्टेंट की। तो कंसिस्टेंट हमारा सॉल्यूशन कब होता है? कंसिस्टेंट होता है जब हमें कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें सॉल्यूशन मिलता है और यहाँ पे भी हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो इन वाले दोनों केसों में हमारी इक्वेशंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। यहाँ पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो ये कैसी होगी? हमारी इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है। हिंदी में हम इन्हें संतृप्त और असंतृप्त कहते हैं। अब हमें जो पेयर दे रखा होता है लीनियर इक्वेशन का, उन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है यहाँ पे। कौन कौन सा? सबसे पहले नंबर पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन को हम कहते हैं विलोपन विधि। फिर आता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसे हम कहते हैं वज्रगुणन विधि। ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास इक्वेशंस रिड्यूसिबल, यानी इक्वेशन को हम रिड्यूस करके तब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है। चाहे x की फाइंड कर लेंगे चाहे y की फाइंड कर लेंगे। ठीक है। फिर उसको यूज करके हम दूसरे वेरिएबल को फाइंड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमारा क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। चाहे x को कर दें चाहे y को कर दें, उसके बाद फिर दूसरे की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। x को कैलकुलेट करने का ये होता है और y को कैलकुलेट करने का ये होता है। दोनों फॉर्मूले हमारे सेम है। देखो डिनोमिनेटर सेम है, a1 b2 a2 b1, a1 b2 और b2 a2 b1। ठीक है। अभी x फाइंड करना है तो x का कोफिशिएंट कौन होता है? a होता है, तो a को हम यूज नहीं करेंगे। जब हमें y फाइंड करना है तो y का कोफिशिएंट कौन होता है? b, तो वहां पे हम b को यूज नहीं करेंगे, बाकी को यूज करेंगे। ठीक है। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखा है जिसमें ये सारे मेथड्स का मैंने आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा रखा है, तो वहां से जाके आप इसको देख लेंगे।